आज के आपके करंट अफेयर्स 11 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। देखो, ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये आपके चाइनीज गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप का मतलब होता है मेन चीज जिसके ऊपर वो काउंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे हैं। तो चाइना इस टाइम दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेसी, अपनी पावर और बढ़ाना चाहता है, और ये वो करना चाहता है थ्रू अपनी इकोनॉमिक पावर। देखो, चाइना पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, ठीक है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 3 ट्रिलियन से ज्यादा पड़े हुए हैं। इन सारी चीजों को, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है तो और भी कमाई जा रहे हैं वो। ये सारा पैसा वो अल्टीमेटली यूज करना चाहते हैं अब अपनी दुनिया भर में जो रुतबा है उसे बढ़ाने के लिए। अब इसमें एक तो उनका खुद का मतलब रुतबा बढ़े, और दूसरी उनकी इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करे। इस कारण वो एक बेटर लिंकेज बनाना चाहते हैं सारी दुनिया के साथ कि उनका सामान और ज्यादा बेटर तरीके से दुनिया भर में ट्रैवल कर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2013 में इसका आइडिया आया था, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तब इसे वन बेल्ट वन रोड कहते होते थे। ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो 70 से ज्यादा कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, ठीक है। पर इस पूरे प्रोजेक्ट की एक जो क्रिटिसिज्म है ना, वही आज की न्यूज है। बेसिकली आपके श्रीलंका के अंदर जो इस टाइम क्राइसिस आए हुए हैं ना, जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पे आए हुए हैं, एक उसका बहुत बड़ा कारण ये माना जा रहा है जो उन्होंने चाइना से लोन्स लिए थे। देखो, चाइना की एक इस पूरी स्कीम का एक और चीज पार्ट है जिसे हम कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है कि बेसिकली चाइना क्या करता है, ये पूरी की पूरी आपको स्कीम बताता हूं और फिर उसी मैप पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी समझाता हूं, ठीक है। अब इस चीज को देखो, चाइना क्या करता है। चाइना को दिख रहा है कि जितने भी दुनिया में डेवलपिंग देश हैं या अंडर डेवलप्ड देश हैं, इन सारे देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो ये इसके बदले हमेशा लोन चाहते हैं कि कहीं से लोन मिल जाए और वो लोन के थ्रू इसे बना सके, ठीक है। देश डेवलप होगा, लोग खुश होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री अमीर होगी। अल्टीमेटली पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का यही होता है। पर चाइना क्या करता है, चाइना जो ये लोन देता है, चाइना बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। हाई इंटरेस्ट लोन्स, और बहुत ही हिडन आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि और क्या क्या लागू होगा, तो पब्लिकली रिलीज नहीं होती। मतलब गवर्नमेंट्स को आपस में पता होती है पर पब्लिकली सारी बातें रिलीज नहीं की जाती। तो ये जो हाई इंटरेस्ट पे लोन दिए जाते हैं, ये एक पर्पस से दिए जाते हैं। चाइना को पता है इस देश की कैपेसिटी क्या है, तो ये देश एक कैपेसिटी के बाद आपके वो लोन्स को नहीं दे पाएगा। एक कैपेसिटी के बाद वो लोन्स को पे ही नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, उस देश को चाइना के पास आना पड़ेगा ये कह के कि हमसे ये लोन्स या इसके इंटरेस्ट रेट नहीं भरे जा रहे, हमें इसका कोई और ऑल्टरनेटिव बताओ क्या बनेगा। तो चाइना इसके बदले कोई भी उनसे पॉलिटिकल फेवर मांग सकता है कि हमारे लिए ये कर दो। जैसे चाइना की एक डिप्लोमेसी का ना बहुत बड़ा हिस्सा है, दुनिया भर में वैसे एक्चुअली 2 चाइना रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। एक जो आपका मेनलैंड चाइना हो गया, और एक जो ताइवान है ना, ताइवान को भी चाइना बोला जाता है। अब दुनिया भर में बहुत सारे देश थे जहां पे आपके आज जो मेनलैंड चाइना है उसकी जगह ताइवान को चाइना माना जाता था। पर चाइना की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, यानी कि तुम एक ही चाइना को मान सकते हो, या तो इन्हें रिकॉग्नाइज करोगे या ताइवान को रिकॉग्नाइज करोगे। तो जो देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करते थे ना, वहां पे ये चाइना, क्योंकि ये चाइना अमीर हो गया, ये उन देशों के पास जाके क्या कहता था कि हमें रिकॉग्निशन दे दो, इनसे हटा दो, इसके बदले हम तुम्हें लोन्स
और वहां पे तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ज्यादातर डेवलपिंग देश थे, गरीब देश थे, बहुत सारे अफ्रीकन देश थे, बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स थे। अल्टीमेटली वो सारे के सारे आपके इस चीज के लिए मानते जा रहे हैं कि ताइवान को रिकॉग्निशन हटाते जा रहे हैं और इस मेनलैंड चाइना को रिकॉग्निशन देते जा रहे हैं। तो इससे चाइना की पोजीशन दुनिया भर में ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है ताइवान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दोनों गवर्नमेंट अपने आप को चाइनीज गवर्नमेंट कहती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया भी यही वाले चाइना को चाइना रिकॉग्नाइज करता है, ताइवान को हम एज अ फुल ऑटोनॉमस नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो एक अलग देश है, आजाद देश है, उसके तौर पे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उसका मेन कारण यही है कि किसी एक चाइना के साथ ही रिश्ते तुम फुल फ्लेज बना सकते हो, दोनों के साथ नहीं बना सकते। अब यहां पे जब ये ऐसे पॉलिटिकल फेवर्स, या जैसे कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि एक श्रीलंका का मैप देखोगे तो श्रीलंका के ऊपर वाले हिस्से में एक पोर्ट है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने बनाया, खाली पड़ा हुआ पोर्ट है। इस हम्बनटोटा पोर्ट का अब श्रीलंका से लोन नहीं पे किया जा रहा था, ये आज से कुछ साल पहले की न्यूज है। तो चाइना ने क्या किया, इस हम्बनटोटा पोर्ट को टेक ओवर कर लिया है 99 ईयर्स के लिए, कि 99 ईयर्स ये हमें दे दो, हम इसे चलाएंगे, 99 ईयर्स के बाद लेना। तो खतरा ये है कि ऐसा ना हो कल चाइना अपनी नेवी भी यहाँ पे लाना शुरू कर दे, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका कर भी क्या पाएगा, अब तो और ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में वो कर भी क्या पाएगा, पर खतरा इंडिया के लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका सारा का सारा काम करता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक्स भी यही हैं और इस तरीके से सारा का सारा इनिशिएटिव है। क्लियर है। इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे कि इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो नाम है, बेल्ट स्टैंड करता है सिल्क रोड बेल्ट के लिए, जो बेसिकली जो पुराने जमाने में जो सिल्क रूट होता था, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इन सब से पास होके आपके यूरोप की साइड जाता था, उसके लिए कनेक्ट करने के लिए। और जो आपका रोड वर्ड है वो यूज किया जाता है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट के लिए। मैरीटाइम का मतलब होता है समुंदर। तो आपका बीजिंग या मतलब चाइना इस टाइम क्या कोशिश कर रहा है कि चाइना क्या कर सके, ये चाइना है, यहां से वो रेल और रोड के प्रोजेक्ट्स जगह जगह कनेक्ट करना चाहते हैं जो सारे डीपर चाइना तक जा रहे होंगे। दूसरी साइड पे वो समुंदर से भी ऐसे पोर्ट्स, जैसे श्रीलंका के अंदर पोर्ट बनाया है, ऐसे पोर्ट्स का नेटवर्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो ट्रेड में हेल्प कर सके। तो वो अपने आप को रेल से, रोड से और सीवेज, तीनों चीजों से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज हुई पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी समझाई भी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे एक देश क्रेडिटर दूसरे को इंटेंशनली ऐसे देता है कि बाद में उससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशन ले सके, ठीक है, जब रीपेमेंट की बात आए। ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वर्ड है ये एक इंडियन ने ही ओरिजिनेट किया था, ये इंडियन ने ही कॉइन किया था इस वर्ड को, ब्रह्मा चिल्लन्नई, इन्होंने आपके इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। और अब ये पॉपुलरली यूज किया जाता है खासकर चाइना को लेके, जो दुनिया भर में चाइना लोन बांट रहा है। तो बेसिकली पूरा एक दिन अब श्रीलंका में जो वायलेंस चलती रही है, उसके बाद ये चीज चल रही है कि वहां पे जो डेट लेडन सी पोर्ट है, उसके बाद कैसे कैसे वहां पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जहां पे कोई खाना खाने वाला नहीं, एयरपोर्ट जहां कोई प्लेन नहीं है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन गए जिनकी अभी श्रीलंका को जरूरत भी नहीं थी, पर अब फालतू का कर्जा आ गया, तभी तो श्रीलंका बर्बाद हो गया। इतने ज्यादा कर्जों को संभाले कैसे, यही तो उनकी बर्बादी का कारण बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे समझाया गया। दूसरा करंट अफेयर जो है आपका वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे, देखो ये चिश्ती ऑर्डर के थे। चिश्ती क्या थे, आपके चिश्ती सेक्ट के ना बहुत सारे सेंट रहे हैं, जो सूफी मूवमेंट थी। देखो सूफी मूवमेंट में क्या होता था,
सूफी मूवमेंट में ना एक स्पेशल चीज थी भक्ति मूवमेंट से जो अलग थी। सूफी मूवमेंट के अंदर एक वर्ड यूज होता है सिलसिला। सिलसिला वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, सिलसिला वर्ड का मतलब होता है, सूफीज्म में, सूफी मूवमेंट में ये विश्वास होता था कि अगर किसी को भी मोक्ष प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले अपना कोई ना कोई सूफी सेंट चुनना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि वो आपका पीर बन गया, ठीक है। पीर, PIR या PWR, जैसे भी लिखना चाहो, पीर। अब आपको अपना पीर चुनना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका पीर होगा, वो पीर आपको सिखाएगा कि आपको लाइफ में क्या क्या करना है। जैसे भगवान का नाम लेना है, मेडिटेशन करनी है, ब्रेथ कंट्रोल करना है, भगवान के नाम के गुणगान गाने हैं, ये सारी चीजें जो भी होगी ये पीर के अंडर ही हो सकती हैं। अगर तुम खुद करोगे, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें ये सब कुछ एक अपना गुरु चुनना पड़ेगा, गुरु के अंडर ही तुम ये सब कुछ सीख पाओगे और ये सब कुछ कर पाओगे। देखो, भक्ति मूवमेंट में प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम थे कि भगवान का नाम लो, आपकी मेडिटेशन करो, ब्रेथ कंट्रोल करो, ये सब कुछ उसमें भी था। बस उसमें ये था कि तुम खुद भी कर सकते हो। सूफी मूवमेंट में ये आया था कि तुम्हें सबसे पहले अपना पीर, अपना गुरु ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तुम उसके अंडर अपनी ट्रेनिंग शुरू करोगे। ये जो पीर आया, पीर के नीचे अब होगा क्या, जब इस पीर की डेथ होगी, पीर जाने से पहले जितने भी इस पीर के स्टूडेंट्स थे ना, उनमें से किसी और को रिकमेंड कर जाएगा कि मेरे बाद बाकी सारे लिखूंगा। अब मैं यहां से दूसरे स्पेलिंग से लिख देता हूं, पीर ये बनेगा कि अब से गुरु इसे मानो, इससे अपना हेड मानो। उसके बाद उसके अपने स्टूडेंट्स भी होंगे, उन्हें वो सब कुछ को ट्रीट करेगा। जब वो उसकी डेथ आएगी, उनकी डेथ आएगी, तब वो आगे किसी और को, अपने स्टूडेंट्स में से किसी और को रेकमेंड कर जाएंगे कि अब ये है। तो एक चेन देख रहे हो, एक लॉन्ग टर्म में एक पूरी पूरी चेन बन रही है। इस चेन को कहते थे सिलसिला। सिलसिला बन गया है, एक पूरी चेन बन गई है पीरों की, एक के बाद एक पीर जो आते थे, इसे सिलसिला कहते थे, ठीक है। जब भी पीर की जो डेथ का दिन होता है ना, वो अभी भी एक डेथ का दिन या पूरा जो एक पूरा फेस्टिवल होता है, हफ्ता महीना भी चलते हैं कई जगह। तो वहां पे होता क्या है कि बेसिकली मोर्निंग का महीना होता है, पर उसे सेलिब्रेशन के तौर पे देखा जाता है, तो उसे अर्ज के तौर पे मनाया जाता है। अर्ज, कभी भी आपसे पूछा जाए पेपर में अर्ज क्या होता है, अर्ज किसी भी सूफी सेंट का जो डेथ का मंथ होगा, उसे जो वहां पे जो उसकी दरगाह होगी, वहां पे जो सेलिब्रेशंस होती हैं, वहां पे जो गैदरिंग्स होती हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो वहां पे इकट्ठे होते हैं, गाने गाते हैं, अपने सूफी सेंट पीर को याद करते हैं, उसे कहते हैं अर्ज का टाइम है। तो आप कई बार करंट अफेयर में ये अलग से भी आएगा कि इनका अर्ज शुरू हुआ है, तो फॉलोअर्स इनके अर्ज पे जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली न्यूज़पेपर में हेडिंग बन के आ जाती है, वो इसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं। तो आपके चिश्ती सेक्ट के एक पर्सन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, देखो ओरिजिनली जो चिश्ती सेक्ट था ना, ये सिर्फ ये अजमेर और नागौर की साइड ही बेस्ड था। चिश्ती सेक्ट को और सूफीज्म को दिल्ली में स्टैब्लिश करने वाले जो पर्सन थे ना, वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत के एक रूलर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया था। तो कुतुब मीनार इनकी याद में बना हुआ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। ये अपने आप में उस जमाने में चिश्ती सेक्ट और चिश्ती सेक्ट के जो आगे सेंट्स थे, उनके ऊपर कितना भरोसा है, वो उन सारी चीजों को दर्शाता है, ठीक है। ओरिजिनली आपके अजमेर और नागौर की साइड पे चिश्ती सेक्ट था, ठीक है। बाद में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया दिल्ली की साइड इसे फाउंड करने का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, कुछ चीजें मतलब आपकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनकी याद में कुतुब मीनार बना हुआ है, ठीक है। अब थर्ड करंट अफेयर है आपका इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जिन्हें IBGs भी कह सकते हो, ठीक है। IBGs, ठीक है।
इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं क्या और इनका पर्पस क्या है? देखो, हमारी जो अभी तक इंडिया की वॉरफेयर मशीनरी है ना, वो एक्चुअली मॉडर्नाइज नहीं हुई है इन द सेंस कि हम ऑपरेट कैसे करते हैं। हमारी आज भी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, वो वर्ल्ड वॉर के जमानों की ही ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरीके से वॉरफेयर लड़ा जाता है ना, वो तरीका बहुत एडवांस हो गया। जो रशिया इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है ना, रशिया की भी यही प्रॉब्लम है कि रशिया भी वही वर्ल्ड वॉर के फॉर्म पे ही काम करता है। वो आज के मॉडर्न टाइम में ना वो स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। तो हमें इंडिया को इससे सीख लेने वाली है, और हम ले भी रहे हैं। इसी कारण हम एक तरह से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या होंगे? देखो, अगर आप इंडिया की सारी बॉर्डर्स को देखो, हर जगह पे आपके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट थ्रेट्स हैं। ठीक है, अगर ये इंडिया को अगर ब्रॉड मैप में मैं देखूं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका ऐसा एरिया है जो आपका, जहां पे हेवी फॉरेस्टेड एरिया, जहां पे जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे ऐसा वॉरफेयर चाहिए जो जंगल में एफिशिएंट हो। देखो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे टैंक्स और ये सारी चीजें इतनी एफिशिएंट नहीं रहती, क्योंकि जंगल बहुत ही घने हैं। तो यहाँ पे अलग टाइप का वॉरफेयर चाहिए होगा। आपकी सारी नॉर्दर्न बॉर्डर देखोगे, यहाँ पे हिमालयाज है। तो हिमालय आपके माउंटेन के गियर्स चाहिए आपके, चाहे जो भी यहाँ पे फोर्स ऑपरेट कर रही है। उसके बाद अगर एयरफोर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, उन्हें हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे ऐसे चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड पे जा सके, लाइट एयर में उड़ सके। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें इसी तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप जाओगे, इंडिया के थार डेजर्ट पड़ गया, तो ऐसी चीजें चाहिए जो खुले मैदानों में। तो यहाँ पे टैंक्स बहुत ही एफिशिएंट होंगे। उसके बाद रेतीला मैदान है, यहाँ पे जितने ट्रूप्स रखे जाएंगे, उन ट्रूप्स को जैसे कपड़े देने हैं वो गर्मी के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर हो। फिर पंजाब हरियाणा के जो प्लेन्स हैं, वहां पे डायरेक्टली वॉक इन हो सकता है दोनों साइड से। तो वहां पे किस टाइप से, तो ये भी टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और इन्फेंट्री मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल जगह है। नीचे आपकी ये कच्छ और ये जो सारा एरिया है, ये आपका दलदली इलाका है, वो अलग तरीके से ऑपरेट करेगा। नीचे आपकी कोस्ट लाइन आ गई, वो अलग तरीके से ऑपरेट करेगी। तो इंडिया के अंदर हमें टेरेन के अकॉर्डिंग काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, टेरेन कैसा है, वहां पे आपकी ज्योग्राफी कैसी है, उसके मुताबिक काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें उस जगह पे थ्रेट किस लेवल का है, खतरा किस लेवल का है। ठीक है, अब अगर मुझे दिख रहा है कि चाइना के साथ ज्यादा खतरा है, तो मैं अपने सबसे बेस्ट इक्विपमेंट इन्हें प्रोवाइड करना चाहूंगा, ना कि बांग्लादेश को, जिससे मुझे कोई खतरा ही नहीं है। ब्रॉड सेंस में वहां पे पेट्रोलिंग है, बस स्मगलिंग और ये सारी चीजों का इशू है। पर मुझे वहां पे आर्मर्ड व्हीकल्स ये सब कुछ इतने बड़ी क्वांटिटी में रखने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि प्रेजेंटली ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि कल हमारे ऊपर बांग्लादेश कोई हमला कर दे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट में टैंक्स खड़े किए हुए, उसकी जगह मैं कहीं और बेटर यूटिलाइज कर सकता हूं, तो मैं बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। तो मेरा थ्रेट कहां पे क्या है, और लास्ट में यही मेरा टास्क क्या है। ये बनते हैं 3 T's इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के, टेरेन, थ्रेट और टास्क। इन तीनों को मिलके बनता है अल्टीमेटली आपका कि किस तरीके से हम अपने बैटल ग्रुप्स को अरेंज करेंगे। देखो अब बैटल ग्रुप्स होंगे क्या, ये एक ब्रिगेड लेवल पे आपके शफल किया जा रहा है। इसके अंदर अब होगा कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में तीनों फोर्सेस, मतलब जैसे समुद्र की साइड तो तीनों फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन हो सकती है, ऊपर 2 फोर्सेस की। आपकी आर्मी, जैसे ऊपर नॉर्थ देखे, आर्मी और एयर फोर्स मिलके कैसे एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक साथ कैसे पंचिंग पावर रख सकते हैं, ताकि हम डिफेंस भी कर सकें और अगर जाना पड़े तो ऑफेंस पे भी चले जाएं। तो इस तरीके से इन्हें डिजाइन किया जाए कि दोनों एक दूसरे से कैसे बेटर इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर सके। क्योंकि देखो अब वो जमाना नहीं रहा कि आर्मी अपनी प्लानिंग करेगी, आर्मी अपने तरीके से मूव इन करेगी, एयरफोर्स अपने तरीके से मूव इन करेगी। अब
21st सेंचुरी का सारा वॉरफेयर इस तरीके से है कि एक साथ पंचिंग पावर कैसे दे सकते हो, ठीक है। और हमें ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने का आइडिया ना हमारा बहुत ही पहले आ गया था, पर आर्म्ड फोर्सेस में कुछ भी चेंज करना ना बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से रिएक्शंस कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथ से तो पावर जाती है, किसी और के पास ज्यादा पावर आ जाती है। तो इस तरीके से तो ये जो आइडिया हमें सबसे पहले आया था, ये जब आपका पार्लियामेंट अटैक हुआ था ना अर्ली 2001 में अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, तब हुआ क्या, इंडिया ने एक बार सोच लिया था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना, पर हुआ क्या, हमें अपने सारे एसेट्स मूव करने में ही हफ्तों लग गए, जितने में पाकिस्तान भी तैयारी करके बैठ गया वॉर की। तो जो एक एलिमेंट होता है ना सरप्राइज का, कि अचानक हमला होगा, और सरप्राइज ही एक ऐसी चीज है जिससे तुम जीत हासिल कर सकते हो। अगर दूसरे दुश्मन ने तैयारी कर ली तो तुम्हारे अपने लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण इंडिया ने तब थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स करने शुरू किए थे। एक इंडिया की डॉक्ट्रिन मानी जाती है जिसे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि कुछ ही घंटों में आपके पहला हमला शुरू हो जाए। तो हमने एसेट्स अंदर की जगह बॉर्डर की साइड ज्यादा प्लेस किए हैं हर जगह, और आपके जल्द से जल्द एक्शन में आ सके हम कभी भी अगर हमें आना पड़े। तो ये हमारे लिए पार्लियामेंट अटैक के बाद ये जो हमने वॉर करने का सोचा था उससे लेसन आया था। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट्स कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को डिनाई करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, पर बहुत जगहों पे इनका मेंशन है, ठीक है। और जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं वो भी इसी चीज को देख के बनाए जा रहे हैं, इस कारण इस चीज में कोई ना कोई तो सच्चाई होगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। अब करेंगे एमसीक्यूज आपके, किसी को कोई भी डाउट हो उससे पहले पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर करंट चीफ ऑफ डिफेंस आपकी ना आवाज कट गई। हमें मैसेज लिख के भेज दीजिए। सर। हाँ जी हाँ जी सागर जी, आपकी ना आवाज कट गई थी। मैसेज लिख दीजिए। सीडीए सिस्टम को ये पॉइंट नहीं हुआ है, जनरल बिपिन रावत की डेथ के बाद अभी तक कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट नहीं हुआ है, तो अभी तक वो कुर्सी खाली पड़ी है। तो वही बात है, फिर से आपके रिफॉर्म्स एक तरह से अटक गए हैं, तो अभी तक किसी को नहीं बनाया गया, क्योंकि यही बात अब फिर से हम आर्मी के को बनाए या एयरफोर्स नेवी में से बनाए, आर्मी में से भी अगर बनाए तो किस डिवीजन में से बनाए, तो थोड़ी सी टसल है। तो इस कारण अभी तक गवर्नमेंट इसे डिसाइड नहीं कर पाई, ठीक है। क्लियर है? तो ये थे ये